इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। और मार्च के बीच में जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को कहा, मैंने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी, कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम क्रिएट ना करें, इससे ये होगा कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग आ गए, और जब ये लोग आ गए तो इनकी तैयारी तो थी नहीं, तो इन्होंने डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल रोक दी। उस वक्त जो है तेल की प्राइसेस वगैरह जो है वो आलमी मंडी में ऊपर जा रही थी, और ये चाहिए इनको ये था कि डिसाइड करते, या तो हमारे वाला फार्मूला रखते जिसका मतलब है कि 4 महीने हमने कहा था कि हम कोई चीज़ नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बीच में जो हम चीज़ें छोड़ के आए थे, जो 466 बिलियन मैं कई दफ़ा कह के आ चुका हूँ, और ये नहीं मानते थे। उस वक्त की इनकी ऐनक जो थी उसमें से वो नंबर नज़र नहीं आ रहे थे। आज की ऐनक में वो नंबर नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज इन्होंने अगले दफ़ा के बजट में वो जो डिविडेंड वगैरह मैं कह रहा था कि हमें मिलेंगे, वो अब इनको समझ आ गई है, इनको मिल गए हैं, लेकिन उस वक्त ये उसको पहचानने को तैयार नहीं थे। तो चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, तो वो अगर या तो वो करते, या फिर ये है कि उस वक्त जो कीमतें बढ़ रही थी, हम तो सिर्फ 24 रुपये की सिर्फ सब्सिडी छोड़ के आए थे ना, तो 24 रुपये जब ख़त्म हो गई थी उसके बाद अगर जो बढ़ रही थी कीमतें, तो उसके लिहाज से इनको बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि ये उस वक्त हुकूमत में ये लोग थे। और या फिर वो ऐसे एक्शन लेते जिसके ऊपर लोगों के ऊपर वो चीज़ें पास ऑन ना होती, जिसका मतलब है रूस के पास जाते, जो हमने प्रोसेस शुरू किया था, ख़त लिख दिया था, वो उसके ऊपर ये जाके उनसे सस्ता तेल लेते, फिर उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाते, और अपना जो हमने कहा था पेट काटेंगे, पीएसडीपी कम करेंगे, वो करते। खैर, इन्होंने डिले कर दिया, 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया। जब 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया और ये कहते रहे कि हम जो है कि ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये जो है अपना जीडीपी का 10% हो जाएगा, 6400 बिलियन हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा कि जनाब ये जो आपका करंट अकाउंट है वो 22 बिलियन डॉलर हो जाएगा। उससे सारी मार्केट नर्वस होगी, बैंक्स नर्वस हो गए। या 10% अगर ये होगा तो इसका मतलब है ये 6400, इसका मतलब आखिरी क्वार्टर में कोई तकरीबन 4,000 बिलियन ये बोरो करेगी हुकूमत। तो उन्होंने रेट्स ऊपर कर दिए, और जब रेट्स ऊपर किए तो जो स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होगी। दूसरी तरफ से जब आप करंट अकाउंट की बात करके 22 बिलियन हो जाएगा, लोगों ने कहा यार इसका मतलब कि ये तो डॉलर शॉर्ट हो जाएंगे। उसका मतलब है कि रुपए पे एकदम प्रेशर पड़ गया, और वो जो प्रेशर जो है आपने देखा, रुपया जो है हम जो मार्च की 2 तारीख को 178 रुपये था, और जब हम छोड़ गए 182, वो एकदम आज की डेट में 200, 211, 12 पे चला गया। हम देखेंगे तुमने बजट में क्या करना है, और प्रायर एक्शन उन्होंने कहा कि हम कर देंगे। और इस दौरान में लोड शेडिंग, सीवियर लोड शेडिंग, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली तेल शेल मंगवाया नहीं और गैस शैस मतलब एलएनजी मंगवाई नहीं। अब ये एक पहले 6 हफ्ते के बाद एक पहला मिनी बजट आ गया, और वो मिनी बजट क्या था? पेट्रोल प्राइसेस जो है 85 रुपये इन्होंने बढ़ा दी, उन्होंने डीजल की प्राइस 120 रुपये फी लीटर बढ़ा दी, और अनाउंस कर दिया कि 1 जुलाई से 45% गैस की प्राइस बढ़ जाएगी। और इसमें सबसे जो बुरी बात इन्होंने की, और बल्कि हमारे लिए जो तशवीश की बात की, कि जो सबसे निचला वाला तबका है उसकी प्राइसेस जो होंगी वो 450% बढ़ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि उनकी जो वो आज बिल कर रहे हैं 4.5 गुना उनके बिल, 4.5 गुना थे, 4.5 गुना बढ़ जाएंगी। उस तरह बिजली का भी इन्होंने कहा 47% बढ़ जाएगी, और बेस रेट बढ़ जाएगा। अगेन वो जो सबसे छोटा वाला है उसकी 75% बढ़ जाएगी। तो ये इन्होंने कहा, और उससे ये हो गया कि अब आपकी जो SPI आपको मालूम है वो 28% पे चली गई। 28% इन्फ्लेशन हो गई आपकी, और उसका रिपल इफेक्ट ये हुआ कि बाकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसके ऊपर आपकी जो प्राइसेस है 40 से 50% बढ़ गई। अब फिर आ गया जून 10 में मैं कहूँगा कि एक खाना पूरी बजट आया। मैं उसका नाम खाना पूरी इसलिए कहता हूँ कि वो प्रोविजनल था, वो डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोविजनल बजट है। इसका मतलब है कि ये असल बजट नहीं था और खाना पूरी बजट था। और उस खाना पूरी बजट में इन्होंने ग्रोथ रेट 5% दिया था। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका मतलब इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा और मतलब सर्विसेज ग्रो करेंगे। फिर इन्होंने इन्फ्लेशन को 11.5%,
अब इन्फ्लेशन चल रही है 28 और बढ़ जाएगी 35 से 40 हो जाएगी, तो जो एवरेज 11.5 किधर से होगी? जब एवरेज इन्होंने इन्फ्लेशन 11.5 की, तो इसका मतलब है इन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी जो उसको कज़न लगाया, वो लगाया फिस्कल डेफिसिट पे, क्योंकि पहली जो डेट सर्विसिंग है जो 3,000 अरब 3100 अरब से ये जाके 3900 अरब पे लेके जा रहे हैं, हमारा एस्टिमेट है कि इसमें कम से कम 1 ट्रिलियन जो है वो शॉर्ट है, और 1 ट्रिलियन वहाँ शॉर्ट है। और अगर आप उसको देखें कि ओवरऑल जो है और चीज़ें क्या है, प्रोविंशियल सरप्लस 800 अरब, 800 अरब रुपए के जो है प्रोविंसेस इनको सरप्लस दे देंगे। अरे भाई, पंजाब ने 125 अरब रुपए का दिया है, सिंध ने डेफिसिट दे दिया है, 700 अरब रुपए का वो डेफिसिट है, वो शॉर्ट है। जीआईडीसी जो है वो पहले तो वो दे नहीं रहे, तो 200 और किधर से देंगे? और सब्सिडीज़ जो इन्होंने शॉर्टफॉल की है उसमें कुछ तकरीबन 500 बिलियन रुपए की शॉर्टेज है। इसमें मैं 600 और 50 बिलियन जो पड़ा हुआ है डिविडेंड्स का, मुझे मालूम है, उसको भी मैं अगर इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं पिछले साल की, वो जो ये साल गुजर रहा 850 अरब रुपए, अगले साल की 1440, वो कहाँ से गुम हो जाएंगी? वो कहाँ से पे करेंगे? तो तकरीबन 6,600 के करीब ये जो फिस्कल डेफिसिट होगा, जो कि तकरीबन 8.5 से 8.6% होगा। अब आईएमएफ के साथ इन्होंने बातचीत शुरू कर दिया है, और आईएमएफ ने इनको कहा है कि आपने कम से कम तो अपना रेवेन्यू बजट बढ़ाना है, 750 करना है। अब 7,500 अरब करना है, 7,500 अरब ये उधर से कर रहे हैं। हमने 4700 अरब से 6100 अरब किया था, और 300 अरब तो वो था जो ऑयल पे हम नहीं ले रहे थे, तो हमने 1400 अरब रुपया किया था। इस अगले साल में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी, 5% इन्होंने अपना ग्रोथ रेट भी रखा हुआ है, और ये सिर्फ अब 7500 पे जा रहे हैं। क्यों? हम होते इस वक्त, तो हम इसको कम से कम 8 ट्रिलियन पे रखते अगर और ना बढ़ाते। इन्होंने क्यों उसको कम रखा हुआ है? बिकॉज सारी वो चीज़ें जो प्रोग्रेसिव थी, जो हम कर रहे थे, जिसमें ब्रॉडनिंग थी, 43 मिलियन हम लोगों ने नाम दे के आए, जिनको हमने पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ये टैक्स पेयर बन सकते हैं, वो इन्होंने उस लिस्ट को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमने कहा कि जी रिटेलर को हम जाके पॉस मशीनों के साथ हम टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। इन्होंने रिटेलर फिक्स टैक्स की तरफ चले गए। वे वहाँ क्यों? ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये इनसे टैक्स नहीं लेना चाहते। फिर हम लोगों ने जो थी सप्लाई चेन के थ्रू, हमने फिर रिटेलर को पकड़ना था। इन्होंने वहाँ से एक चीज़ तोड़ दी कि जब आपका पहला ये था कि आपने अगर कोई आदमी जो है आपसे चीज़ लेता है वो अपना आईडी कार्ड देगा, और टैक्स पेयर नहीं है तो 3% उस पर दे देगा। इन्होंने वो आईडी कार्ड जो कि एक कनेक्शन था एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी का, वो ख़त्म कर दिया है। इन्होंने आईडी कार्ड की जो है रिक्वायरमेंट ही ख़त्म कर दी है। ये पुराना पाकिस्तान पे चले गए। इसका मतलब है हम कभी भी वैट मोड में नहीं जाएंगे। इसका मतलब इन्होंने रिटेलर को बहुत बड़े तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया है। अब अभी आईएमएफ के साथ इनका क्या मुआहदा हुआ? तो ये 400-450 बिलियन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? ये बिल्कुल वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं। ये टैक्स जो पे कर रहा है उस पर और टैक्स ले रहे हैं। जो तकरीबन 150 मिलियन वाला जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर इन्होंने 1% और लगा दिया है। 200 वाले पे इन्होंने 2% लगा दिया है। 300 वाले पे 4% लगा दिया है। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पर और टैक्स लगा दे। अरे भाई, ब्रॉडनिंग करो। 43 मिलियन लोग तुम्हारे पास बैठे हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, उससे टैक्स लो। बी प्रोग्रेसिव। अब आप सैलरीड की बात आए, इन्होंने सैलरीड का कहा कि जनाब हम 6 लाख से 12 लाख कर रहे हैं। अब उनके प्रेशर पे अभी हमें पता चल रहा है कि ये वापस उनको टैक्स करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? ये अभी आपके सामने अप्रोच है। हमारी अप्रोच प्रोग्रेसिव थी, इनकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल वही पुराना पाकिस्तान की अप्रोच है। और सबसे बड़ी मैं बात आपको ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो
influ